हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए जियोग्राफी के क्वेश्चंस को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेके 12 तक सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज दिए हुए हैं। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी में कुल मिलाकर 91 क्वेश्चन पेपर के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सौर मंडल में पृथ्वी से संबंधित रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न पृथ्वी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पृथ्वी की धुरी जो एक काल्पनिक रेखा है अपने कक्षीय तल से डैश का कोण बनाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 66 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। यह अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। ग्रह और अक्ष पर झुकाव, बुध का झुकाव 0 डिग्री, शुक्र का झुकाव 3 डिग्री, पृथ्वी का झुकाव 23 डिग्री 5 मिनट, मंगल का झुकाव 25 डिग्री 2 मिनट, बृहस्पति का झुकाव 3 डिग्री 1 मिनट, शनि का झुकाव 26 डिग्री 7 मिनट, अरुण का झुकाव 98 डिग्री और वरुण का झुकाव 28 डिग्री 8 मिनट होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे लंबी दूरी को कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन है अपसौर। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच सबसे लंबी दूरी को 4 जुलाई को होती है जिसे अपसौर कहते हैं, तथा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी 3 जनवरी को होती है जिसे उपसौर कहते हैं, जबकि पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सबसे लंबी दूरी को अपभू कहते हैं तथा पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सबसे कम दूरी को उपभू कहते हैं। अगला प्रश्न है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होगी तो उत्तरी गोलार्ध डैश प्राप्त करेगा। पहला है कम मात्रा में सूर्यातप, दूसरा है गर्मी का मौसम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल एक, कम मात्रा में सूर्यातप। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होगी तो उत्तरी गोलार्ध कम मात्रा में सूर्यातप प्राप्त करेगा, क्योंकि सूर्य उस समय दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत चमकता है तथा उत्तरी गोलार्ध में क्षितिज होता है। इस स्थिति को उपसौर कहते हैं। यह स्थिति 3 जनवरी को होती है। उपसौर के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है। इसके ठीक विपरीत सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर स्थित होती है जिसे अपसौर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपसौर के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन सही दूरी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 147 मिलियन किलोमीटर। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर स्थित होता है जिसे किस नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सूर्योच्च या अपसौर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की कौन सी स्थिति को अपसौर या अपहेलियन कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 4 जुलाई को, जब पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर होती है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखीय उभार और ध्रुवीय चपटेपन के कारण पृथ्वी की ध्रुवीय त्रिज्या भूमध्य रेखीय त्रिज्या से कम हो जाती है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 22 किलोमीटर। हमारी पृथ्वी पूर्णतः गोलाकार न होकर उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी हुई है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आभ या जियोइड कहा जाता है। भू-आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी के इसी आकार के कारण भूमध्य रेखी त्रिज्या 6378.245 किलोमीटर तथा ध्रुवीय त्रिज्या 6356.863 किलोमीटर है। इस प्रकार भूमध्य रेखीय उभार और ध्रुवों पर चपटेपन के कारण पृथ्वी की ध्रुवीय त्रिज्या भूमध्य रेखीय त्रिज्या से 21.382 किलोमीटर कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, जियोइड का आकार क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पूर्ण वृत्ताकार। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है तथा आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ा चपटा है। यही कारण है कि इसके आकार को जियोइड कहा जाता है। भू-आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, अर्थात यह कहा जा सकता है कि जियोइड का आकार पूर्ण वृत्ताकार है। अगला प्रश्न है, क्या पृथ्वी के घूर्णन की धुरी में झुकाव पृथ्वी की सतह पर विकिरण की मात्रा को प्रभावित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हाँ। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है तथा यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर आने वाले भाग पर दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से विपरीत होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। अतः स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन की धुरी में झुकाव पृथ्वी की सतह पर विकिरण की मात्रा को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पृथ्वी और मंगल के लिए समान है? पहला है चंद्रमा की संख्या, दूसरा है अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने का समय, तीसरा है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा करने का समय। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल बी, अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने का समय। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंडों को ग्रह कहा जाता है, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। पृथ्वी और मंगल अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में लगभग समान समय लगाते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में लगभग 23 घंटे 56 मिनट तथा 4 सेकंड का समय लेती है। वही मंगल अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटा 6 मिनट में एक घूर्णन पूरा कर लेता है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365.25 दिन का समय लेती है। वही मंगल सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 687 दिन का समय लगाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जबकि मंगल के 2 उपग्रह फोबोस व डिमोस हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, जबकि आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आगे के प्रश्न चंद्रमा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38 है, पेरिजी में चंद्रमा की स्थिति होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पृथ्वी से निकटस्थ। चंद्रमा सौर परिवार का एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसकी परिक्रमण गति तथा परिभ्रमण गति लगभग समान है। यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा तथा पृथ्वी के मध्य औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा अपनी कक्षा में इस प्रकार परिक्रमा करता है कि कभी पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य न्यूनतम दूरी तो कभी अधिकतम दूरी स्थापित हो जाती है। जब पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य न्यूनतम दूरी होती है तो ऐसी अवस्था को उपभू या पेरिजी कहते हैं। जब उपभू के 24वें दिन
चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो ऐसी अवस्था को अपभू या अपौजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्र के चारों ओर वातावरण की कमी के लिए क्या कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल वायु अणु के उच्च विकास वेग तथा निम्न गुरुत्वाकर्षणी आकर्षण। चंद्रमा के चारों ओर वातावरण की कमी के लिए केवल वायु अणु के उच्च विकास वेग तथा निम्न गुरुत्वाकर्षणी आकर्षण जिम्मेदार है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का केवल एकमात्र उपग्रह है जिसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। चंद्रमा पर पृथ्वी सदृश वायुमंडल नहीं पाया जाता है। वायुमंडल के अभाव के कारण चंद्रमा पर मौसमी तत्व जैसे बादल, वर्षा तथा कुहासा आदि का अभाव पाया जाता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 1/6 पाया जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में समय लगभग कितने दिन का लगता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 27 दिन। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई देता है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का अकेला उपग्रह है जो हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की उत्पत्ति की मान्यता निम्नलिखित में से कितने समय पूर्व में हुआ माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 4.44 बिलियन वर्ष पहले। ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव का नतीजा है जिसे द बिग स्प्लैट कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह से 1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। टकराव से अलग हुए यह पदार्थ फिर पृथ्वी के कक्ष में घूमने लगा और क्रमशः आज का चंद्रमा बन गया। यह घटना या चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.44 अरब वर्ष पहले हुई। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह डैश की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह ग्रहों के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के कारण ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। तारों, ग्रहों तथा उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन छोटे पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म काल में रात्रि के पूर्वार्ध में कौन सा प्रसिद्ध नक्षत्र देखा जा सकता है? इसका सही आंसर इन चारों ही ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। ग्रीष्म काल में रात्रि के पूर्वार्ध में अर्शा मेजर या बिग बियर नक्षत्र को देखा जा सकता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते हुए हमें तारों की विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां दिखाई देती है। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्शा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि नक्षत्र मंडल 7 तारों का समूह है जो कि अर्शा मेजर नक्षत्र मंडल का भाग है। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी का सबसे शीतल तथा चमकीले तारों का क्षेत्र है। ध्रुव तारा उत्तर दिशा को बताता है तथा यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। अगला प्रश्न है, देशांतर का एक अंश क्या प्रदर्शित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 111 किलोमीटर। भूमध्य रेखा के साथ 111 किलोमीटर। ग्लोब या मानचित्र पर उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। भूमध्य रेखा की लंबाई 40,076 किलोमीटर है जिसको 360 डिग्री देशांतर रेखाएं काटती हैं। इस प्रकार भूमध्य रेखा पर 1 अंश या डिग्री के अंतराल पर 2 देशांतरों के मध्य की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। ब्रिटिश राज की वेधशाला से गुजरने वाले याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है।
तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी निम्नलिखित में से किसके बराबर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 111.3 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, यदि अक्षांश समांतरों को 1 डिग्री के अंतराल पर पूरे ग्लोब पर खींचा जाए तो विषुवत रेखा सहित अक्षांश समांतरों की कुल संख्या क्या होगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 179। यदि अक्षांश समांतरों को 1 डिग्री के अंतराल पर पूरे ग्लोब पर खींचा जाए तो विषुवत रेखा सहित अक्षांश समांतरों की कुल संख्या 179 होगी। अक्षांशों की कुल संख्या 180 होती है। 90 उत्तरी अक्षांश और 90 दक्षिणी अक्षांश प्लस विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश। 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव अक्षांश तो है, लेकिन वह रेखा नहीं है, अपितु बिंदु मात्र है। इस प्रकार अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 है। अगला प्रश्न है, जमीन पर दो अक्षांशों के बीच वास्तविक दूरी लगभग कितनी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 111 किलोमीटर। जमीन पर दो अक्षांशों के बीच वास्तविक दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। यह लंबाई विषुवत वृत्त पर सभी देशांतर रेखाओं के 1 डिग्री के लगभग समान है, लेकिन विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर अक्षांशों की लंबाई में कुछ परिवर्तन आता है। विषुवत वृत्त पर यह लंबाई 110.6 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवों पर यह 111.7 किलोमीटर है। किसी स्थान का अक्षांश सूर्य की तुंगता या ध्रुव तारे की सहायता से निर्धारित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की घूर्णन गति निम्नलिखित में से किस अक्षांश रेखा पर अधिकतम होगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी की घूर्णन गति भूमध्य रेखा पर अधिक होती है, क्योंकि भूमध्य रेखा की लंबाई अधिक है तथा ध्रुवों की ओर घूर्णन गति कम होती जाती है, क्योंकि अक्षांशों की लंबाई में कमी आ जाती है। ध्रुवों पर अक्षांशों की लंबाई शून्य होती है, जिस कारण वहां पर घूर्णन गति भी शून्य होती है। इस प्रकार ज्यों-ज्यों हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, पृथ्वी की घूर्णन गति कम होती है। अगला प्रश्न है, क्या होगा यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक तरफ पूरा दिन होगा। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करना बंद कर दे तो सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, जबकि दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड पड़ेगी। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन न करने की दशा में मौसम तो होगा, लेकिन मौसम में परिवर्तन आ जाएगा और साथ ही साथ पृथ्वी का वातावरण भी बना रहेगा। अगला प्रश्न है, एक घूर्णन पृथ्वी पर ऊपर वाले हिस्से और निचली स्थित घाटियों के बीच एक यांत्रिक स्थिरता को कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आइसोस्टेसी। एक घूर्णन पृथ्वी पर ऊपर वाले हिस्से और निचली स्थित घाटियों के बीच एक यांत्रिक स्थिरता को आइसोस्टेसी कहा जाता है। आइसोस्टेसी शब्द ग्रीक शब्द आइसो और स्टेसियस से लिया गया है, जिसका तात्पर्य समस्थिति होता है। संतुलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के प्रसिद्ध भूगर्भवेत्ता डटन ने 1889 में किया। इसका मुख्य उद्देश्य भूतल के असमतल भागों अर्थात धरातल के बड़े बड़े ऊंचे उठे भागों जैसे पर्वत एवं पठार तथा नीचे धंसे हुए भागों में स्थिरता अथवा संतुलन स्थापित करना था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का घूर्णन किसके लिए उत्तरदायी है? पहला है दिन और रात की वैकल्पिक अवधि, दूसरा है वर्ष की अवधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल एक। पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, घूर्णन और परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होता है। ग्लोब पर यह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं।
अगला प्रश्न है, ध्रुवीय विस्थापन बल किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वी का घूर्णन से। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। ध्रुवीय विस्थापन बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। पृथ्वी की आकृति एक संपूर्ण गोले जैसी नहीं है, वरन यह भूमध्य रेखा पर उभरती हुई है। यह उभार पृथ्वी के घूर्णन के कारण है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती हुई 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, इसलिए सभी स्थानों पर बारी बारी से सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है और प्रत्येक स्थान पर दिन और रात बनते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण को पढ़ें। अभिकथन है, भूमध्य रेखा और ध्रुवों के अतिरिक्त संपूर्ण विश्व में दिन और रात वर्ष के विभिन्न समयों में विभिन्न अवधि के होते हैं। कारण है, पृथ्वी की धुरी तिर्यक है और यह वर्ष भर एक ही दिशा में रहती है। सही विकल्प का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं है। 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तथा सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं तथा इन क्षेत्रों में अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, जबकि ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होता है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। इस समय उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और यह वर्ष भर एक ही दिशा में रहती है। पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, जिस कारण दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है तथा दिन लंबे होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से 21 दिसंबर की सबसे ज़्यादा प्रकाश अवधि कहाँ पर होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तिरुवनंतपुरम। 21 दिसंबर को सबसे ज़्यादा प्रकाश अवधि तिरुवनंतपुरम पर होती है, क्योंकि दिए गए विकल्पों में से तिरुवनंतपुरम विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है। विषुवत रेखा पर वर्ष भर सूर्य को किरणें तथा आसपास के क्षेत्रों में भी प्रकाश ज़्यादा पहुंचता है। तिरुवनंतपुरम केरल राज्य की राजधानी है। अगला प्रश्न है, ए, बी, सी और डी क्या है? पहचानें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रीष्मकालीन संक्रांति, शरतकालीन विषुव, शिशिर अयनांत और बसंत विषुव। अगला प्रश्न है, जब सूर्य ऊर्ध्वाधर दिशा में मकर रेखा में चमकता है तो? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्कटिक प्रदेश में रातें 24 घंटे के लिए बराबर होती हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुके होने के कारण सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग पर प्रकाश प्राप्त होता है। दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत उत्तरी गोलार्ध में लंबी रातें तथा छोटे दिन होंगे। इस समय दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है, इसीलिए दक्षिणी ध्रुव सूर्य के बाद वाले भागों पर लगभग 8 महीने तक लगातार दिन रहता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, जिस कारण पूरे विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी,
उत्तरी गोलार्ध शीतकाल में पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है। ये सही नहीं है। जुलाई के आरंभ की अपेक्षा जनवरी के आरंभ में पृथ्वी थोड़ी सूर्य के निकट होती है। उत्तरी गोलार्ध ग्रीष्म में पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूर होती है। दक्षिणी गोलार्ध ग्रीष्म में पृथ्वी सूर्य के अति निकट होती है। उत्तरी गोलार्ध शीतकाल में पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक पास होती है। पृथ्वी की कक्षा वृत्ताकार न होकर दीर्घ वृत्ताकार है, अर्थात पृथ्वी वर्ष में एक बार 3 जनवरी को सूर्य के सर्वाधिक पास होती है। इसे उपसौर कहते हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, जबकि इसके विपरीत 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर होती है। इसे अपसौर कहते हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरण किस दिन कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 21 जून को। सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत होती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में उष्मा अधिक प्राप्त होती है। वहीं 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत होती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत होती हैं। अगला प्रश्न है, पूरी पृथ्वी डैश को समान दिनों और समान रातों का अनुभव करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 21 मार्च। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका है, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तथा सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं तथा इन क्षेत्रों में अधिक उष्मा प्राप्त होती है, जबकि ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम उष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। इस समय उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है और यह वर्ष भर एक ही दिशा में रहती है। पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, जिस कारण दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है तथा दिन लंबे होते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। स्थल मंडल से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।